मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। देश भर में 100 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, राजस्थान के मंत्री के ठिकानों पर पहुंची टीमें, छत्तीसगढ़ में शराब और स्टील कारोबारियों पर छापा। तो दोस्तों, आईटी ने बुधवार को देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापे मारा है। तो दोस्तों, यह कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में की गई है। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में आईटी के छापे जारी है। वहीं दोस्तों, ये छापे शराब घोटाले, मिड डे मील, पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदार के 53 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। और दोस्तों, बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे से छापा चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आईटी ने कुछ शराब कारोबारियों के यहाँ छापा मारा है। इनमें एक शराब कारोबारियों का नाम अनमोलक सिंह बताया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, रामदास अग्रवाल और उनके बेटे अनिल, ऐश्वर्या और किंगडम के आर.के. गुप्ता के घर भी रेड मारी गई है। वही दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में 20 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की टीम मौजूद है और मणिपाल ग्रुप पर भी कार्रवाई की गई है। इसी के साथ दोस्तों, ये सभी छापे इनकम टैक्स चोरी से जुड़े हुए हैं और आईटी को इस संबंध में जानकारी मिली थी और टीमें अभी भी एक्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पार्थ के बाद मलय जांच एजेंसी के रडार पर, सीबीआई ने ममता के मंत्री के 6 ठिकानों पर छापा मारा, कोयला घोटाले में एक्शन। तो दोस्तों, ममता सरकार के कानूनी मंत्री मलय घटक के 6 ठिकानों पर बुधवार सुबह सीबीआई ने छापेमारी की है। वही दोस्तों, घटक पर कोयला तस्करी का आरोप है। और दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की 3 टीमें सुबह 8 बजे से घटक के आवास समेत 6 ठिकानों की तलाशी ले रही है। और दोस्तों, इनमें कोलकाता के 5 और आसनसोल के 1 ठिकाने पर टीमें मौजूद है। वही दोस्तों, सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी मलय पूछताछ के लिए नहीं आए और जिस वजह से रेड की कार्रवाई की गई। वही दोस्तों, आपको बता दें कि 23 जुलाई को एसएससी के स्कैम में ईडी ने पार्थ चटर्जी को कोलकाता से गिरफ्तार किया था और पार्थ की गिरफ्तारी के साथ ही उनके करीबी अर्पिता के घर 50 करोड़ रुपए नकद और सोना बरामद हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, जिसके बाद ममता ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था और पार्थ वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं चिराग पासवान, भादौर पितृपक्ष के बाद होगा आधिकारिक ऐलान, लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और खुद को उनका हनुमान बताने वाले सांसद चिराग पासवान की तपस्या जल्द पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। और दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के तहत भादौर पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता है, इसलिए संभवतः वह अक्टूबर में शपथ ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो रामविलास के निधन के 2 साल बाद चिराग उनके वारिस के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि दोस्तों, इस मामले में बिहार के भाजपा नेताओं ने कहा है कि यह पूरा मामला केंद्रीय नेतृत्व का है। इसी के साथ दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पार्टी की तरफ से चिराग की होने वाली ताजपोशी की खबर पर मुहर लगाई है। वही दोस्तों, नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के रथ पर सवार होते ही भाजपा बिहार में अकेली हो गई है और जेडीयू के नुकसान की काफी हद तक भरपाई रामविलास पासवान की पार्टी और उनके बेटे चिराग पासवान ही कर रहे थे। और दोस्तों, पुराने सहयोगी होने की वजह से चिराग को एनडीए में आने से कोई परहेज नहीं था, लेकिन कुछ शर्तें थी। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इन दोस्तों, सिर्फ बेगूसराय की मटिहानी सीट से राजकुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे, जहां उन्होंने जदयू के बाहुबली उम्मीदवार बोगो सिंह को हराया। लेकिन दोस्तों, लोजपा ने दर्जन भर सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचाया। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 3 रुपए सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति बैरल पर पहुंचा, यह 7 महीने में सबसे कम। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और दोस्तों, अभी क्रूड ऑयल के दाम $92 प्रति बैरल पर है और एक्सपर्ट कीमतों के आगे और कटौती का अनुमान जता रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले फरवरी में कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के करीब था, जो जून में $125 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। इसी के साथ दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के अनुसार आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल पर आ सकता है। और दोस्तों, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमत 2 से
₹3 प्रति लीटर की कमी आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों रेटिंग एजेंसी के इकरा के वाइस प्रेसिडेंट और को ग्रुप हेड प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक कच्चा तेल $1 प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 55 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाती है। और दोस्तों इसी तरह इसमें $1 की कमी होने पर पेट्रोल डीजल के दाम भी 55 से 60 पैसे प्रति लीटर कम हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बेंगलुरु में तीसरे दिन भी बाढ़ से निजात नहीं, स्कूलों में छुट्टी, दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम, जल भराव की वजह से बने अतिक्रमण हटाए। तो दोस्तों बेंगलुरु में एक हफ्ते से भारी बारिश जारी है। 3 दिन से शहर भर में पानी भरा है। तो दोस्तों लोगों की परेशानियां देखते हुए अब कर्नाटक सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और बेंगलुरु में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वही दोस्तों IT विभाग के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दे दी गई है। वही दोस्तों बेंगलुरु नगर निगम के 696 अतिक्रमणों की पहचान की गई है और निगम का कहना है कि इन्हीं की वजह से शहर में बारिश का पानी भरा है और इन अतिक्रमणों को JCB के जरिए गिराया जा रहा है। और दोस्तों मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई भी लगातार राज्य में दौरे कर रहे हैं और वे बुधवार सुबह काली जीप में बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में पहुंच चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि बेंगलुरु के कई हिस्सों में और कर्नाटक के दूसरे इलाकों में 9 सितंबर तक ऐसी ही बारिश होने की संभावना है और ऐसे में अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति रहने वाली है। और दोस्तों बेंगलुरु नगर पालिका के चीफ कमिश्नर ने बताया है कि 30 अगस्त से 4 सितंबर के बीच सामान्य से 5 गुना ज्यादा बारिश हुई है और शहर के 162 जिले भी भर गई है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रोड सेफ्टी को लेकर गडकरी का ऐलान, कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी लगाना होगा सीट बेल्ट, नियम तोड़ने पर फाइन लगेगा। तो दोस्तों अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना होगा। और दोस्तों केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया है। और दोस्तों गडकरी ने बताया कि जिस तरह कार में आगे बैठे पैसेंजर की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर भी बैठे पैसेंजर के लिए होगा। और दोस्तों इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि गडकरी ने कहा है कि पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे, लेकिन अब फाइन लगाया जाएगा। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है बल्कि जागरूकता फैलाना है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि 2024 तक सड़क हादसों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य है। वही दोस्तों गडकरी ने बताया कि नियमों के अनुसार भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य है और जनवरी 2022 तक सरकार के प्रत्येक यात्री कार में 8 पैसेंजर के साथ 6 एयरबैग लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत जापान में 2+2 डायलॉग, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 7 से 10 सितंबर तक जापान दौरे पर, चीन के रवैये पर भी हो सकती है बात। तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के दौरे पर जापान जाएंगे। तो दोस्तों दोनों 7 सितंबर से 10 सितंबर के बीच जापान में रहेंगे। और दोस्तों यहाँ वे रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी से बातचीत करेंगे। और दोस्तों विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के नए तरीके तलाशेंगे। इसी के साथ दोस्तों इस दौरान दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता बढ़ रही है और हाल ही में चीन ने ताइवान के नजदीक अभूतपूर्व भड़काऊ सैन्य अभ्यास किया था। ऐसे में दोस्तों दोनों देश चीन को सबक सिखाने के तरीकों पर भी विचार कर सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2022 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 वार्ता के लिए 5 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर गए थे। और दोस्तों दोनों मंत्रियों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और दोस्तों विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अलग अलग मुलाकात की थी। और दोस्तों इस दौरान रक्षा सहयोग के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसके पहले राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों मंत्रियों ने इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ा और डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सिंधे उद्धव विवाद में 27 सितंबर को सुनवाई, SC ने कहा सभी याचिकाएं साथ सुनेंगे। सिंधे को शिवसेना का निशाना मिला तो केस व्यर्थ। तो दोस्तों महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में सुनवाई हुई है। तो दोस्तों सुनवाई के दौरान सिंधे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने कहा है कि पार्टी सिंबल का मामला है और चुनाव आयोग को निर्णय लेने दे, जिसका उद्धव गुट ने विरोध किया। तो दोस्तों उद्धव गुट ने वकील कपिल सिंबल से कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होनी है, ऐसे में विधायकों की मांग पर चुनाव आयोग कैसे सुनवाई कर सकती है।
इसी के साथ दोस्तों सिंबल ने आगे कहा है कि अगर शिंदे को शिवसेना का निशान मिल गया तो सुनवाई व्यर्थ हो जाएगी और कोर्ट में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया है, हम अभी भी शिव सैनिक है। उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। और दोस्तों उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, कांस्टेबल की मौत, एक गांव वाले को भी गोली लगी, हमला कर भाग निकले आरोपी। तो दोस्तों बिहार के सीवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। वही दोस्तों फायरिंग की आवाज सुनकर घर की खिड़की पर पहुंचे एक व्यक्ति को भी गोली लग गई। वही दोस्तों आपको बता दें कि फायरिंग के बाद सभी आरोपी भाग निकले और दोस्तों घटना गायसपुर गांव के पास हुई है। वही दोस्तों पुलिस की 4 मेंबर वाली टीम रात की गश्त पर निकली थी। इस दौरान सड़क के किनारे खाट पर बैठे 3 संदिग्ध पुलिस को देखकर भाग निकले। तो दोस्तों पीछा करने पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तो दोस्तों बदमाशों की गोली से सिसवन पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल वाल्मीकि यादव की मौके पर ही मौत हो गई है और वे पटना जिले के मंसोड़ी के रहने वाले थे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कांस्टेबल की हत्या से पुलिस महकमे में गुस्सा है और पुलिस अधिकारियों में इसमें सिसवन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार की गलती मान रहे हैं। और दोस्तों बाकायदा पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने भी थाना अध्यक्ष की कार्यशैली को गलत बताते हुए जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। और दोस्तों आपको बता दें कि एएसआई सुरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि अगर थाना अध्यक्ष को छापेमारी करने के लिए ही जाना जाता था। वही दोस्तों एएसआई ने परमात्मा चौकीदार और थाना अध्यक्ष पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और दोस्तों एसपी ने कहा है कि जांच की टीम गठित की गई है, अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।